नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी से लेकर मणिपुर में हिंसा तक पिछले हफ्ते आपने हमें ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम आपके ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। चलिए शेखर, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है शौनक का, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा भारत और यूक्रेन दोनों के संदर्भ में डिजास्टर के बाद क्या ये कनाडा के साथ सिस्टमैटिक समस्या है या सिर्फ जस्टिन ट्रूडो की समस्या है? वो बोल रहे हैं इसके अलावा 80 के दशक में एक जांच की गई और कनाडा में दर्जनों नाजी पाए गए जिनमें से कुछ सीधे फोन बुक में थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो ने भी उनको एक्स्ट्राडाइट करने या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। क्या कैनेडियन राज्य या राजनीति की प्रकृति ही ऐसी है कि इस तरह की समस्याएं फैलती है और के मुद्दा केवल इसका फायदा उठा रहा है? देखिए, आपकी बातें दोनों ठीक है और ये जो इसका जवाब ये है कि आपके दोनों बातों का जवाब हाँ है। क्योंकि कनाडा की जो राजनीति है, कनाडा की फिलॉसफी है, उसमें भी एक समस्या है और जस्टिन ट्रूडो की एक समस्या है कि उनकी अपनी राजनीति एक अलग तरह की लिबरल पार्टी की और उनके पिता की भी वही थी, उनकी भी वही है जी। और दुनिया भर से जो भी जिसको भी डिसिडेंट मानते हैं उसको अपने देश में शरण देते हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो। तो जैसे नाजी लोग भी आए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब नाजीज्म खत्म हुआ, उनको हंट किया गया सब जगह। कई लोग थे जो भाग के गए, लैटिन अमेरिकन देशों में चले गए, लेकिन वहाँ पकड़े गए इजरायलीज ने, बाकी सब लोगों ने बारी बारी पकड़ा, बल्कि कुछ को तो 100 साल की उम्र में अभी सज़ा हुई है, मौत की सज़ा पिछले कुछ सालों में। तो कुछ लोग ऑब्वियसली वहाँ से भाग के कनाडा चले गए कि उनको लगा कि हम कनाडा में सेफ रहेंगे। हालांकि कनाडा अमेरिका का और वेस्टर्न अलायंस का एलाई था, लड़ाई में हमेशा साथ रहा है, उसके सैनिक हमेशा गए हैं, लेकिन उसकी अपनी राजनीति ऐसी है, एक फिलॉसफी बनाई हुई है कि दुनिया में जो भी बोले कि मैं अपने देश से परेशान हूँ या मेरा विक्टिमाइजेशन हो सकता है, उसको वो अपने यहाँ पनाह दे देते हैं। तो उसी चक्कर में ये नाज़ी भी हैं। अब नाज़ी से अब आज उनकी बहुत ज़बरदस्त छिछालीदर हुई। अब सिर्फ यही है कि नाज़ी ऐसा इशू है कि जिसमें जो पश्चिमी देश हैं उन सब की एक कॉन्शियंस इन्वॉल्व होती है। तो कोई नाज़ी को कुछ बोले, नाज़ी सिंबल इस्तेमाल करे, कोई मजाक भी नहीं कर सकता, कोई कार्टून भी नहीं बना सकता, क्योंकि जो जूस के साथ हुआ, 60 लाख 65 लाख जूस को मारा हिटलर ने अपने होलोकॉस्ट में, और उसके अलावा जूस के साथ और भी बहुत लोगों ने उस समय में बहुत ज़्यादतियाँ करी, दुनिया भर में उनका परसिक्यूशन हुआ। तो उसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिमी देशों में इस बात का बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है और इसीलिए उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। अब मान लीजिए कि उसी तरह से वहाँ पे कोई एयर इंडिया कनिष्का का बॉम्बर पहुँच गया होता, जो आज छूट गया हुआ है, मतलब सभी छूट गए। एक ही आदमी था, इंद्रजीत सिंह रेत, जिसको कि थोड़ी सी जेल हुई। उसको भी थोड़ी जेल इसलिए हुई कि वो चालाक आदमी था। उसने कह दिया कि मेरे साथ ठीक से बर्ताव करो तो मैं आपको बाकी सारा लोगों का नाम बता दूंगा जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी। तो वो मान गए। उसको जब छोटी सज़ा मिल गई तो वो मुकर गया। फिर थोड़ी बहुत बढ़ाई होगी, तो मान लीजिए वो आदमी होता और फिर शोर हो गया होता और भारत ने उसमें शोर किया होता, तो कोई वो खड़े होकर कोई माफ़ी नहीं मांगता, कोई स्पीकर वहाँ पे इस्तीफ़ा नहीं देता, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे घूम ही रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो हमारे जो सिख सेपरेटिस्ट हैं, रेडिकल्स हैं, जो बहुत ISI फंडेड हैं खुलेआम, वो सब वहाँ घूम रहे हैं और अपना काम करते रहते हैं। पर जैसे कि वो हैं ऐसे ये नाज़ी लोग हैं। नाज़ी लोगों में ये फंस गए क्योंकि पहले भी निकाले नहीं कि हम तो कनाडा हैं, दुनिया भर से जो ऑपरेसिव रिजीम्स हैं उनसे डर के लोग यहाँ आते हैं, हम उनको रखेंगे। अब उनके अंदर आप देखिए कि श्रीलंका ने भी भारत का के हक में बोला। क्यों बोला? क्योंकि उनके साथ भी यही समस्या है। उनके कुछ तमिल लोग वहाँ गए हुए हैं जो उनके वांटेड टेररिस्ट हैं। और फिर बांग्लादेश ने भी बोला। क्यों बोला? कि उनके भी कुछ टेररिस्ट वहाँ हैं, जैसे कि नूर मोहम्मद, जिसने खुद कहा, सेल्फ कॉन्फेस्ड है कि मुजीबुर रहमान को मारा। अब शेख मुजीबुर रहमान को, उनके परिवार को, सबको मार दिया। उनका छोटा सा बच्चा था उसको भी मार दिया। ये तो लड़कियां उनकी दो वहाँ थी नहीं, इसलिए वो बच गई, शेख हसीना समेत जी। तो उनके जो किलर है वो भी कनाडा में बैठा है तब से और सेफ है वहाँ पे।
तो ये कनाडा की एक ऐसी फितरत बन गई है जो आज की दुनिया में सस्टेनेबल नहीं है। तो जो आज ये नाज़ी इशू पे हुआ है वहाँ पे, वो बाकी दुनिया भर के लोग भी बोलेंगे और वहाँ भी होगा ही। अब बांग्लादेश ने अब बोला है अपने शेख मुजीब के किलर के बारे में, बाकी लोग भी बोलेंगे। और ये जो नाज़ीज़ का इशू है इससे वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए। जहाँ तक जस्टिन ट्रूडो का सवाल है, वो इमेच्योर नेता हैं। मुझे नहीं पता उनके पिता मैच्योर थे या इमेच्योर थे, उस समय में तो हम थे नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि उनके पिता के समय ही भारत और कनाडा के रिश्ते ख़राब हो गए थे जी। क्योंकि 1973 में इंदिरा जी गई थी कनाडा। उसके बाद आप देखिए कितने साल के बाद कोई भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह गए 2010 में या 11 में, अब फिर मोदी गए 2015 में। तो ये भारत कनाडा के संबंध जो बहुत ख़राब रहे हैं उसके पीछे भी एक कारण यही है। और ये कनाडा इन मामलों में सबसे इनसेंसिटिव है। वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए उनका दादागिरी भी है क्योंकि दुनिया भर के वही लोग जो उनके विक्टिम हैं, वहीं से लोग सब जाना चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो इतना खाली देश है, उनको लोग चाहिए, इमिग्रेशन चाहिए। और जो इमिग्रेंट्स होते हैं वहाँ ज़्यादातर वो लिबरल पार्टी के, जो लेफ्ट पार्टी है, उसके वोटर्स बन जाते हैं। अगला सवाल जयप्रकाश पाटिल का है। वो बोल रहे हैं कि उनका प्रश्न जो है वो पंजाब में हुए सुखपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर है। बोल रहे कांग्रेस की पंजाब और दिल्ली के कार्यकर्ता खुले रूप से आम आदमी पार्टी के साथ जाने का विरोध कर रहे हैं। इंडिया के अलायंस के भविष्य के लिए ये कैसे संकेत मिल रहे हैं इससे? प्रश्न थोड़ा लंबा हो रहा है बोल रहे हैं, लेकिन इस संगठन का सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को ही होता दिख रहा है। जहां कांग्रेस और भाजपा को सीधी लड़ाई है, वहीं सीटें कांग्रेस के हिस्से को जाएंगी। जैसे एमपी, गुजरात, राजस्थान, ऐसी जगहों पे बाकी दलों का कोई योगदान नहीं होगा। आप इसके विषय में क्या विचार रखते हैं? देखिए, ये जो इंडिया अलायंस बना है, आपकी बात ठीक है, ये कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। ये ऐसे नहीं है जो कांग्रेस एनसीपी का हो गया, या आप मान लीजिए कांग्रेस और लेफ्ट का भी हो गया वेस्ट बंगाल में। ऐसा नेचुरल अलायंस नहीं है। ये बीजेपी और अकाली दल का पहले था, नहीं टिका। ये बीजेपी शिवसेना का पहले था, नहीं टिका। लेकिन वो नेचुरल अलायंस थे, नेचुरल नहीं है, क्योंकि इन सब पार्टियों के वोट बैंक एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। अब आप देखें कि अगर लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी तीनों ही अगर इंडिया अलायंस में है, जो कि हैं, तो पश्चिम बंगाल में वो सीटें डिवाइड करेंगे। टीएमसी बोलेगी हम तो लेफ्ट को सीटें नहीं देते, कि लेफ्ट की तो एक भी नहीं आई, तो हम लेफ्ट को क्यों सीटें दें। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन इस समय क्योंकि सबको एक कॉमन थ्रेड है, कॉमन थ्रेड जो है वो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी, तो उससे ये सब लोग साथ रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव पहुंचते पहुंचते काफ़ी खींचातानी होगी और काफ़ी नई नई समस्याएं उभरेंगी और कुछ समस्याएं रिजॉल्व भी होंगी। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जितने लोग इकट्ठे हैं इकट्ठे ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि सब सताए हुए हैं इस समय, तो लगता है कि डर के मारे ये एक साथ भी रहें। अभी सुखपाल सिंह खैरा को जो हुआ है, ये एक थोड़ी ताजुब की बात है। तो अब देखते हैं आम आदमी पार्टी इसको कैसे रिजॉल्व करती है, क्योंकि कांग्रेस भी इसको बिल्कुल बिना कोई एक्शन के तो मानेगी नहीं इस बात को। जी। अगला सवाल शिवरामा कृष्णा का, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं खबर आ रही है कि निज्जर की हत्या में आईएसआई का हाथ है, ये कहाँ तक सच है? आप इस मुद्दे का कोई सल्यूशन देखते हैं स्थिति का? देखिए, ये मैंने भी सुना है, लेकिन सोशल मीडिया पे सुना है, और ये अटकलें हैं। इन अटकलों के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोई इसमें एविडेंस नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आईएसआई को इसका फ़ायदा हो सकता है कि नहीं। तो अगर आईएसआई ने किया है तो उनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो करें, यहाँ पे एक डिवीज़न क्रिएट कर दें, वो सोचे शायद सिख नाराज़ हो जाएंगे भारत में, और साथ साथ कुछ ऐसा एविडेंस प्लांट कर दें कि नाम लग जाए भारत का। लेकिन ये देखिए, कनाडा में ऐसे ऑपरेशन करना, जबकि फाइव आइज वाली इंटेलिजेंस आपको देख रही है, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। हमारे लोग भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं ये मानने को भी तैयार नहीं हूँ अभी, जब तक कि मैं कोई और सबूत, बड़ा धाकड़ सबूत ना देखूँ, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमारी एजेंसीज ने भी ये किया है। क्योंकि हमारी एजेंसीज जैसी भी हैं, जितना मैंने सुना है, वो फिजिकल नहीं है। ये अमेरिका के बहुत जाने माने पत्रकार है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सेमोर हर्ष, अब तो 80 साल से ऊपर है, 80-82 साल कुछ ऐसे होंगे, लेकिन हैं वो बिल्कुल फिट, अपना जूते ऊंचे पहन के, बूट्स पहन के बैठते हैं अपने ऑफिस में, और बिल्कुल पुराने स्टाइल के
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, और ये वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने My Lai मैसेकर की स्टोरी ब्रेक की थी वियतनाम में। अच्छा जी। और उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज ब्रेक करी हैं। तो वो मुझे हमेशा कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं ISI वालों को अच्छी तरह जानता हूँ और मैं रॉ वालों को भी अच्छी तरह जानता हूँ। वो कहते हैं जो रॉ के लोग हैं वो उतने ही तेज़ हैं, उतने ही तेज़ तरार हैं जितने कि ISI के हैं जी। लेकिन एक फ़र्क है, वो मुझे कहते हैं कि रॉ के लोग कभी फिजिकल नहीं है, अच्छा। किसी को मारते नहीं है, मरवाते नहीं है, जबकि ISI के लोग सिर्फ फिजिकली हैं। अच्छा। जैसे उन्होंने इंग्लिश में मुझे कहा कि रॉ पीपल आर नेवर फिजिकल एंड ISI पीपल आर नेवर नॉट फिजिकल। राइट। तो क्योंकि रॉ जो है ये काफ़ी फाइल पुशिंग, रिपोर्ट लिखना, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कुछ उन्होंने अच्छे काम भी रिसेंटली किए हैं। जैसे कि आप देखें कि कारगिल युद्ध के समय उन्होंने वो फ़ोन कन्वर्सेशन टैप कर लिए थे जो जनरल मुशर्रफ के और जनरल अजीज़ के, जिससे सारी पोल खुल गई पाकिस्तान की। लेकिन उसके अलावा ये सोचना कि वो वहाँ अपने एजेंट भेज के कोई मोसाद टाइप काम करा देंगे, अभी तक मैंने ऐसी किसी चीज़ का सबूत नहीं देखा है। अभी आप देखें, जैसे मैं पढ़ रहा था पाकिस्तानी सोशल मीडिया में पढ़ रहा हूँ मैं कि वो हाफिज सईद के लड़के को किसी ने किडनैप कर लिया। अब सच है कि झूठ है मुझे पता नहीं। अब कोई कह रहे किडनैप कर लिया, उसको मार दिया, सच है झूठ है मुझे पता नहीं। लेकिन अगर ये होगा तो कल को लोग बोलेंगे रे तो रॉ ने करवा दिया। अब रॉ मना तो करेगी नहीं। तो लेकिन जो ये लोग होते हैं, चाहे वो आतंकवादी हों, चाहे वो गैंगस्टर्स हों, इनके बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं और इनकी बहुत राइवलरीज होती हैं, दुश्मनियां आपस में भी होती हैं। आप देखें कि जितने गैंग्स होते हैं आमतौर पर लोग एक दूसरे को ही मारते हैं जी। और पुलिस भी अगर काम करती है, इंटेलिजेंस वाले भी, खुफिया लोग भी काम करते हैं, तो यही करते हैं कि एक गैंग के एक फैक्शन से दूसरे को मरवा दिया। तो मुझको अब इस बारे में कुछ और कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसी अटकलें आते ही रहेंगी जब तक अगर ट्रूडो के पास कोई सबूत है और वो ठोस सबूत पेश नहीं करते हैं। अगला सवाल विनायक सरदेसाई का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे गुरुवार को CTC उन्होंने देखा, उन्हें बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। ये जिस एपिसोड की बात कर रहे हैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडेड है। वो बोल रहे इतनी सारी जानकारी शेयर की गई उस शो में, शो के लिए आपको और अनन्या भारद्वाज को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक धन्यवाद। वो बोल रहे कि आपको लगता है कि कनाडा, ब्रिटेन, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा से सक्रिय बब्बर खालसा, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे कट्टरपंथी समूहों की आपस में कोई नेटवर्किंग और कोऑर्डिनेशन है, या वे स्वतंत्र रूप से अपने अपने समूहों के भीतर काम करते हैं? देखिए, तीनों चीज़ें हैं। उनकी कोऑर्डिनेशन भी है आपस में जी। उनकी वो अलग अलग भी काम करते हैं कटआउट्स की तरह से, और उनकी आपस में राइवलरीज भी हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए पैसा आता है, ज़्यादातर पैसा कहाँ से आता है? ज़्यादातर पैसा इनका ISI से आता है। जी। तो उसमें भी खींचातानी होती है, तुमको मिला, मुझे नहीं मिला, तुमने शेयर नहीं किया, तो ये सब बातें चलती रहती है। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ है कि सब लोग जो कर रहे हैं वो दुनिया के अलग अलग जगह में कर रहे हैं। भारत में इनकी कोई सपोर्ट नहीं है, तो हमको इतना भी घबराना नहीं चाहिए। जी। हम हमेशा यही सोचते रहे, पैरानॉइड हो जाए कि अरे ये होने वाला है पंजाब में, लड़ो इससे जाके। जैसे वो इंग्लिश में स्टोरी है, पुरानी सर्वांतेस की है, पुरानी स्टोरी है, डॉन किहोटे बोलते हैं उसको। वो जो कि कोई राक्षस आ रहा है तो वो विंड मिल होती है ना पंचक्की, उसके पीछे चला जाता था भाला लेके अपना। तो ये हमें विंड मिल्स, इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं टिल्टिंग एट विंड मिल्स। तो हमें टिल्टिंग एट विंड मिल्स नहीं करना चाहिए। बाहर हैं, हमें चिढ़ाते हैं ये, और उस चिढ़ में हमें इतने बड़े देश को अपने पंजाब में कुछ एक्टिविटी शुरू कर देनी नहीं चाहिए, और इनको भी बाहर इन पे नज़र रखनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर बढ़ेगा तो तब के लिए तैयारी होनी चाहिए, लेकिन अभी इनको जाके इनके साथ बाहर फिजिकली लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पाकिस्तान में है वो एक अलग इशू है, क्योंकि वो कि भाई आप ये मत सोचे कि पाकिस्तान आपके लिए सेफ सेंचुरी है जी। तो वो एक अलग इशू है। और पाकिस्तान उनको हार्बर भी करता है, और हार्बर सिर्फ उनको ये नहीं करता कि आप आ गए यहाँ पे अपना आप प्लम्बिंग का बिजनेस शुरू कर लीजिए जैसे निज्जर ने किया था। उनको पैसा वैसा भत्ता मिलता है। अभी पाकिस्तान में देखिए रिंडा जो था, हरविंदर सिंह रिंडा, पंजाब का ही था, जिसको कहा गया था कि उसने मास्टरमाइंड किया जो RPG अटैक हुआ था पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स पे मोहाली में। ये आम आदमी पार्टी सरकार आने के थोड़े दिन बाद
वो एक जहर से मरा है, पॉइजनिंग से मरा है। तो उसका इलाज कहाँ हुआ है? लाहौर में। उसका वो भर्ती हुआ था लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो कितना बड़ा एसेट होगा आईएसआई का कि उसको उन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल में जगह दी, बचा नहीं पाए। तो पाकिस्तान में जो है वो एक अलग इशू है, वो लाइव इशू है। लेकिन कोई अमेरिका में बैठा है, ब्रिटेन में बैठा है, आर्मीनिया में बैठा है, वहाँ से कुछ कुटर कर रहा है, कोई स्टेटमेंट्स इशू कर रहा है, तो इससे इतना परेशान, जैसे गुरपतवंत सिंह है, बोलता रहता है, उससे इतना परेशान होने की बात नहीं है। बुरा लगता है, बुरा हमें भी लगता है, लेकिन जब तक वो कहीं नुकसान ना करे, किसी हमारे मिशन को, हमारे किसी कॉन्सुलेट को नुकसान ना पहुंचाए, और जहां नुकसान पहुंचाया जाता है वहां भारत सरकार बहुत शार्पली रिएक्ट करती है। आप देखेंगे जैसे लंदन में भारत के मिशन के ऊपर हमला हुआ, हमला क्या, मॉब आ गया और उन्होंने झंडा वंडा उतार दिया, तिरंगा झंडा, और काफ़ी गड़बड़ करी। उसके बाद इमीडिएटली भारत सरकार ने, जो ब्रिटेन के यहाँ पे हाई कमिश्नर भी हैं, उनकी सिक्योरिटी भी हटा ली। अच्छा। तो ये सरकार भी बहुत शार्पली रिएक्ट करती है। अब कनाडा से देखिए, उन्होंने आपका एक राजनयिक भेजा, हमने भी भेज दिया जी। फिर उनको कह दिया कि आपके यहाँ पे इतने ज़्यादा डिप्लोमेट हैं, हमारे इतने कम हैं, वहाँ पे हमारी पैरिटी होनी चाहिए, रैंक में भी और नंबर में भी। तो ये सरकार कोई ऐसी दबने वाली सरकार नहीं है। शेखर, आपने पंजाब की बात की। अगला सवाल संकल्प का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं आपने एनआई और सीटीसी के ज़रिए पंजाब की कई समस्याएं गिनाई, लेकिन समाधान के बारे में क्या? वो बोल रहे हैं कैनेडियन ड्रीम रियल और इतनी इरेशनल है कि लोग यहाँ अपने राजा जैसे जीवन छोड़कर कनाडा में एक आम आदमी का जीवन जीने के लिए भी तैयार हैं। बोल रहे अन्य राज्यों के युवा भी प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें अधिकतर हाईली स्किल्ड या हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। पंजाबी युवाओं की कहानी हाई स्किल या एजुकेशन की नहीं है। वो बोले द प्रिंट ने ही IELTS दुल्हनों द्वारा कनाडा पहुंचने के बाद अपने पतियों को अकेला छोड़ देने के मामले रिपोर्ट किए हैं। पिछले 3 कार्यकाल में 3 अलग अलग पार्टियों ने सरकार बनाई है, फिर भी किसी ने भी ग्राउंड पर चीज़ें नहीं बदली। अब बोल रहे हैं आप सिख युवाओं के माइग्रेशन फीवर का दोष 1984 के दंगों या 2014 में भाजपा के राइस को भी नहीं दे सकते। पंजाब खुद को इस खड्डे से कैसे बाहर निकाल सकता है? देखिए, आपकी बात ये ठीक है, 1984 को नहीं कह सकते, क्योंकि ज़्यादा जो पंजाब से माइग्रेशन हुआ है वो 84 के बाद नहीं हुआ। ज़्यादा माइग्रेशन सन 2000 के बाद से शुरू हुआ है। और सन 2000 के बाद आप देखें, जबकि पंजाब में शांति आ गई थी, पंजाब में 1993 में पूरी शांति आ गई। जब 7-8 साल शांति के बाद पंजाब में कुछ ग्रोथ होनी चाहिए थी, पंजाब में वो हुई नहीं, क्योंकि पंजाब में सरकारें अच्छी नहीं आई। और पंजाब का एक ट्रैप रहा, वो गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल, खरीफ में चावल और रबी में गेहूं, और उसके लिए MSP। और उसमें भी काम करने वाले आपके यूपी बिहार से आगे, जिनको भैया कहते हैं पंजाब में, जो वहाँ किसान है, उसकी ज़मीन उपजाऊ है, खेती अच्छी है, तो खाने पीने के लिए भी थोड़ा सरप्लस भी आता है जी। लेकिन उसको चाहिए कुछ नौकरी, इज्जत, वाइट कॉलर जॉब। उसको खेत में हल नहीं चलाना है उसके बच्चे को। और लैंड साइज जो है, लैंड होल्डिंग्स छोटी होती जा रही हैं, क्योंकि लैंड सीलिंग तो लगी हुई थी पहले, जो 18 एकड़ थी, फिर 2-3 बच्चे थे तो 6-6 हो गई, फिर उनके 2-2 बच्चे हुए तो फिर और कम हो गई, तो लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी हो गई है, तो उसकी इकोनॉमिक्स ठीक है नहीं जी। तो पंजाब में काफ़ी ज़रूरत थी कि कुछ इस तरह की इंडस्ट्री, सॉफ्ट इंडस्ट्री, चाहे वो सर्विसेज इंडस्ट्री हो, वो आए, जिससे कि लोग एग्रीकल्चर से वहाँ जाएं। दूसरी बात, पंजाब में जो एक बड़ी समस्या है स्किलिंग की, पंजाब के लोगों में वो स्किलिंग नहीं की गई, जो कि जितना उनके अंदर अपना टैलेंट है उसके हिसाब से वो सीख सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया। और उसमें अकाली दल ने जैसे बहुत गलत काम किया, एक पंजाबी मीडियम शुरू कर दिया, मास्टर सब लोग पंजाबी मीडियम। अब ठीक है, हर मीडियम, हर लैंग्वेज, हर भाषा का महत्व है, लेकिन जो पंजाबी मीडियम में कुछ पढ़ के आएगा, MA करके आएगा, MSc करके आएगा, उसके लिए पंजाब से बाहर नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है जी। और किस तरह की नौकरी उसको मिलेगी। तो ये सारी समस्याएं पंजाब में हैं। पंजाब को एक विजनरी लीडरशिप चाहिए। और सच बात यह है कि पंजाब के लोग भी परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने अकाली बीजेपी को हराया, फिर कांग्रेस को भी हराया, और एक तीसरी पार्टी जिसको कोई नहीं जानता था वहाँ पे पहली बार, उसके ऊपर उन्होंने विश्वास करके उनको वोट दिया, और बहुत वोट दिया है। तो पंजाब की उम्मीद यही है कि एक विजनरी लीडरशिप आएगी, जो पंजाब की जो हवा है उसको बदलेगी। बाकी तो देखिए भीड़ चाल भी होती है, फलाने का लड़का चला गया, वो चला गया, ये चला गया, मैं क्यों नहीं गया, माँ बाप अपने बच्चों को टॉन्ट भी करते हैं, ताना भी मारते हैं,
होता चला गया, तू कितने रह गया, तुमसे सिर्फ IELTS भी पास नहीं होती। तो एक तो फिल्म भी मैंने देखी थी, मेरे ख्याल उसका नाम कुछ ऐसे ही था, जेट वर्सेस IELTS। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसी फिल्म थी। तो ये वहाँ पे, और आप पंजाब में जाएंगे भी तो हर जगह आपको होर्डिंग दिखते हैं, वही कनाडा जाइए, कई जगह तो कनाडा KANADA भी लिखा होता है। तो मैं सोचता हूँ अगर ये IELTS पास कराएगा जिसको कनाडा की स्पेलिंग ही नहीं आती, तो देखेंगे क्या होगा। तो पंजाब में देखिए, इमिग्रेशन जो है वो बुरी चीज़ नहीं है। इमिग्रेशन की भी एक एनर्जी होती है। तो इंसान में जैसे एंटरप्रेन्योरशिप होती है, मैं उद्यमी हूँ, मैं नया प्लांट लगाऊंगा, मैं कुछ स्टार्टअप करूँगा, ऐसे इमिग्रेशन की भी एक एनर्जी होती है जी। लेकिन इमिग्रेशन में भी कुछ एस्पिरेशन होनी चाहिए। एस्पिरेशन सिर्फ ये नहीं कि मैं कोई तरीके से कनाडा पहुँच जाऊँ, चाहे वहाँ पे फिर मैं प्याज काटूँ इंडियन रेस्टोरेंट के पीछे बैठ के जी। और दिन में 18 घंटे काम करूँ। मेहनत करनी चाहिए, लेकिन एस्पिरेशन आपके पास तभी हो सकती है जबकि आपके पास स्किल्स हों। उस स्किल्स जो है पंजाब का, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय खास करके पंजाब में कुछ नए इंस्टीट्यूशंस खुले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च खुला, IIM खुला जी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस खुला, लेकिन उन सब में भी पंजाब के जो लड़के लड़कियां थे उसका फ़ायदा इतना नहीं उठा पाए। जी। अगला सवाल मणिपुर से जुड़ा हुआ है। इनका यूज़र नेम है M, हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि मणिपुर में अभी भी संघर्ष चल रहा है और लोग पीड़ित और निराश महसूस कर रहे हैं। क्या राष्ट्र, पूरा देश नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के प्रति इंडिफरेंस नहीं दिखा रहा? वो बोल रहे हैं भारी पूंजी निवेश केवल गुजरात में हो रही है और नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में ज़रा भी नहीं। क्या ये एक स्पष्ट भेदभाव नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये कि आपकी बात ठीक है कि सारा देश नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना सेंसिटिव नहीं है जितना होना चाहिए। संवेदनशीलता की कमी है। नहीं तो वो जो वीडियो आया था 2 महिलाओं का, अगर वही वीडियो भगवान ना करे किसी और राज्य में होता है, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरला में, पश्चिम बंगाल में, तो सारे देश में कितना शोर मचता। लेकिन क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में, छोटे से स्टेट में है जी, तो इसलिए उसका इतना इम्पैक्ट भी नहीं हुआ। 1-2 दिन लोगों ने कहा शर्म आई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और अभी भी वहाँ पे चल रहा है। अभी जो वहाँ पे हो रहा है, पहले तो झगड़ा हो रहा था मेती संप्रदाय में और कुकी संप्रदाय में जी। और जो सरकार थी वो मेती संप्रदाय की ही है, मुख्यमंत्री भी उनके हैं और वो मेतीज में बहुत पॉपुलर है। अब जो लेटेस्ट टर्न हुआ है वो मेतीज का भी झगड़ा हो गया है सरकार से जी, क्योंकि 2 मेती गायब थे काफी दिनों से, अगवा किए गए थे, उनकी लाश पाई गई। तो अब मेती कह रहे हैं कि आप तो हमारी सरकार हो, हमारी सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये देखिए, ये जो तरीके से भी बैंडेड लगा के कहीं किसी को गोली का घाव हो या किसी को तलवार का चाकू का घाव हो, वो बैंडेड लगा के ठीक नहीं होता जी। अगर ये बैंडेड से ही भारत सरकार ठीक करती जाएगी, कोशिश करेगी, तो ये खराब होगा, बल्कि जो घाव हो गए वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो वही केस हो जाएगा, दर्द बढ़ता गया जो दवा की। तो इसमें कुछ ड्रास्टिक चीज़ें करने की हैं, जो मैं कहता रहा हूँ, मेरी ओपिनियन है, मैं लिख भी चुका हूँ कि पहली बात तो ये कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त कीजिए, क्योंकि सरकार को ना तो ट्राइबल मानते हैं और अब तो ये साफ है कि उसको मेती भी नहीं मानते। तो सरकार को वहाँ से निकालिए, लोगों को थोड़ी सी ठंडक आएगी कि कुछ हुआ। उसके बाद वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के 6 महीने 8 महीने, जितने दिन, कम से कम 6 महीने देश भर से अच्छे एडवाइज़र ले जाके गवर्नर के जी, और उनके थ्रू सरकार चलाई जाए। उनका पहला काम ये हो कि जितने हथियार लूटे गए हैं सरकार की आर्मरी से, वो हथियार वापस किए जाएं। ये लूटे नहीं गए। बहुत केसेस में जो मेती लोगों को हथियार मिले हैं वो तो मणिपुर राइफल्स वगैरह ने खुद ही दे दिए कि ले लो, हमारे लोगों के पास भी हथियार होने चाहिए। तो अगर कोई वहाँ पे फर्म हैंड से काम करे तो काफ़ी हथियार वापस आ सकते हैं। जब तक हथियार वापस नहीं आएंगे तब तक वहाँ की समस्या हल नहीं होगी। आप देखिए, हमारा अपना देश है, उसमें ये स्थिति कि हमारी सेना ने वहाँ बफर जोन बनाई हुई है और कह रहे यहाँ के आगे मेती नहीं आएंगे, यहाँ से आगे कुकी नहीं आएंगे, बीच में हम घूम रहे हैं। तो ये अपना देश ऐसे डिवाइड हुआ है और अपने देश में दोनों तरफ से एथनिक क्लेंजिंग हो गई है। यहाँ से कुकी निकाल दिए गए, वहाँ से मेती निकाल दिए गए। तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है और ये अगर फेस्टर करेगी तो इसके बहुत
गलत नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की बाकी स्टेट्स और बाकी समुदाय जो हैं, खास करके ट्राइबल समुदाय, वो सब इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अगला सवाल विशाल कुमार यादव का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि लगता है यहाँ पर अपूर्वा ने मेरा बहिष्कार करके रखा है। विशाल, माफ़ कीजिएगा अगर मैं पिछले एपिसोड में आपका सवाल ना ले पाई हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शेखर तक पहुँचाऊँ। शेखर, विशाल का सवाल है कि तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई से मीडिया द प्रिंट इंक्लूडेड को इतना ऑब्सेशन क्यों है। बोल रहे हैं मैंने जहाँ तक देखा है वो बड़ी बड़ी और अधिकतर कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, उन्होंने राज्य में सत्ता में आने पर कुछ करने का प्लान भी नहीं दिया है और ना ही बीजेपी को कोई अप्रत्याशित चुनावी जीत दिलाई है। बोल रहे हैं बीजेपी के राजस्थान या छत्तीसगढ़ अध्यक्ष को इसका 10% भी फुटेज नहीं मिलता, जबकि उनका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उनके राज्य में। क्या मीडिया किसी को हीरो बनाने में लग जाती है और क्यों नहीं किसी को, खासकर किसी राजनेता को उसके इम्पैक्ट के हिसाब से ही फुटेज मिलना चाहिए? देखिए, उनका इम्पैक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि वो इंटरेस्टिंग कॉपी हैं, तो मीडिया में इंटरेस्टिंग कॉपी से ही एक बात बन जाती है। जैसे कि आप देखें असदुद्दीन ओवैसी हैं, अब उनकी वही हैदराबाद शहर में ही उनकी पहुंच है, वहीं उनकी 1 सीट या 2 सीट पार्लियामेंट में, वहीं उनकी थोड़ी सी असेंबली सीटें वहीं पर है, लेकिन क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग कॉपी हैं, इंटरेस्टिंग बातें भी कहते हैं, तो वो हर टीवी चैनल में हर जगह लोग उनसे बात करने जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग कॉपी बड़ी चीज़ है मीडिया के लिए। दूसरी बात ये है कि ये अन्नामलाई की बात नहीं है, बीजेपी कोशिश कर रही है कि तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जहां बीजेपी के बिल्कुल पांव नहीं जमे हैं। अब बीजेपी कई तरह से हाथ पैर मार रही है कि कोई तरीके से वहां पे उनका कोई बेस बन जाए। तो बेस उन्होंने, अभी आईपीएस ऑफिसर थे, आईपीएस से लेके आए कि पढ़े लिखे हैं और वो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो बीजेपी ने एक रूट ढूंढा है कि शायद तमिलनाडु में हिंदुइज्म और हिंदुत्व के थ्रू आ जाए, क्योंकि वहाँ की जो राजनीति है, जो द्रविड़ पार्टीज हैं, जो पेरियार के और फिर अन्नादुराई के बच्चे हैं, उन सब का तो बेसिक जो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है वो तो एथिस्ट है। हालांकि आजकल एथिस्ट कोई है नहीं, एथिस्ट कोई है नहीं आजकल। कई लोग आप देखें एडीएमके के लोग टीके वीके लगा के घूमते हैं, कईयों के घर में मंदिर हैं, लेकिन जो फिलॉसफी है वो एथिस्ट है। जैसे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ बोला, वो एथिज्म भी है। उन्होंने खुद बोला कि मेरी माँ तो भगवान में विश्वास रखती है पर मैं और मेरी पत्नी नहीं रखते हैं। तो वो एथिज्म प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन जो आइडियोलॉजी है वो एथिज्म है। तो उसमें जब अन्नामलाई बोलते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि एक दिन, और बीजेपी की उम्मीद भी है कि एक दिन तमिलनाडु जो कि बहुत ज़्यादा हिंदू मेजॉरिटी है, उनको एक दिन याद आ जाएगा मेरा धर्म और मैं हिंदू पहले हूँ द्रविड़ बाद में। बस यही एक कहानी है जिसकी बीजेपी सोच रही है कि ये कहानी शायद असलियत में बदल जाए, और यही अन्नामलाई का महत्व है। दूसरी बात, बीजेपी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, देश की प्रीएमिनेंट पार्टी है, 303 सीटें उसकी आई हुई हैं, उसके बहुत रिसोर्सेज हैं, उसकी एजेंसीज हैं, सब कुछ हैं। और तमिलनाडु में आप देख सकते हैं कि बीजेपी बहुत डेस्परेट है कोई तरीके से तमिलनाडु में एस्टैब्लिश होने के लिए। तो उन्होंने पहले एडीएमके का साथ लिया, फिर लगा एडीएमके नहीं चल रहा है, एडीएमके ने छोड़ दिया। लेकिन अभी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जब तक चुनाव होगा एडीएमके और बीजेपी फिर से साथ नहीं आएगी, क्योंकि जिसको ये वही है जो हिंदी में, पता नहीं हमारे घर की भाषा में तो ऐसे ही बोलते थे, आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे, वो कहते हैं मुझे और नहीं तुझे ठौर नहीं, राइट, यू हैव नोवेयर एल्स टू गो टू, आई हैव नोवेयर एल्स टू गो टू, सो अल्टीमेटली हम एक साथ ही रहेंगे। तो देखते हैं चुनाव से पहले क्या होता है। शेखर, आज का आखिरी सवाल आदित्य का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं विश्व कप नज़दीक है, आपको क्या लगता है कि किन 4 टीमों के पास विश्व कप जीतने का अच्छा मौका है? साथ ही क्या आपको लगता है कि एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ ने हमारी टीम को विश्व कप की तैयारी के लिए अच्छी प्रैक्टिस दी है? आपके अनुसार इस विश्व कप में क्या होना महत्वपूर्ण होगा, क्या की होगा, टॉप पर पावर हिटर, ऑलराउंडर या अच्छा स्पिन गेंदबाजी अटैक? देखिए, हमारी टीम की अच्छी तैयारी हुई है, ये आपकी बात ठीक है, टीम भी अभी अच्छी लग रही है। एक फैक्टर की कमी है हमारे पास, वो अच्छे ऑलराउंडर्स की है, बैटिंग ऑलराउंडर्स। वो जैसे कि लोग बैटिंग करें लेकिन साथ में
6 ओवर 5 ओवर 4 ओवर भी कर पाएँ ज़रूरत पड़े तो, वो हमारे पास थोड़ी सी कमी है। लेकिन उसके अलावा हमारी टीम इस समय अच्छी स्थिति में है। पर ये देखने की बात है कि पिच कैसे बनते हैं, और जब नॉकआउट स्टेज आती है तो आपको क्या पता उससे अचानक क्या हो जाता है। तो ऐसे टूर्नामेंट में थोड़ी किस्मत भी चाहिए होती है, और उस दिन आप कितना अच्छा खेल पाते हैं जब मैटर करता है। ये सारी बातें हैं। और जहाँ तक 4 टीमों का सवाल है, सिर्फ 4 टीमें नहीं मैं कहूँगा जो वर्ल्ड कप जीत सकती हैं, बल्कि 6 टीमें वर्ल्ड कप जीत सकती हैं। तो जिसमें ये भारत और 4 सेना कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, साउथ अफ्रीका भी है, उसको भूलिएगा नहीं, वो क्लासन सब हैं, दादा लोग हैं। सो भारत, फिर 4 सेना कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ओडीआई में न्यूजीलैंड एक बहुत सरप्राइज पैकेज होता है, और भारत के लिए तो न्यूजीलैंड हमेशा मुश्किल करता है, और ऑस्ट्रेलिया। ये 5 हो गए, और इनमें आप डाल दीजिए पाकिस्तान। तो 6 टीमें हैं जिनमें से कोई भी जीत सकता है। तो अब देखते हैं लीग कैसे चलती है, उसमें 4 कौन निकल के बाहर आते हैं। लेकिन ये अच्छा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कप है, क्योंकि वो ज़माना चला गया जब एक टीम इतनी डोमिनेंट होती थी कि पता ही होता था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ही जीतेगा। वो डोमिनेंस अभी नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड भी बहुत अटैकिंग बैटिंग है। हालांकि इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर बैटिंग बहुत अटैकिंग है। वो तो जिस रेट पे लोग T20 में स्कोर करते हैं, इंग्लैंड कई बार टेस्ट क्रिकेट में करता है, कम से कम ओडीआई के से तो अच्छा ही करता है। टेस्ट क्रिकेट में 8-8 की एवरेज में कई बार काफ़ी सेशंस में वो करते हैं। तो ये अच्छी टीमें हैं, और 6 टीमों में से किसी का भी मौका है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहता श्रीलंका के लिए जैसे कि, लेकिन श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश इतना नहीं, पर श्रीलंका, अफ़गानिस्तान ज़्यादा है। मुझे लगता है ऐसी टीमें हैं जो अचानक किसी को एक दिन झटका दे सकती हैं। जैसे लीग मैच में एक मैच किसी को जीतना ज़रूरी है एक टीम के लिए सेमीफाइनल में जाने के लिए, तो भरोसा नहीं इनमें से कोई टीम किसी को हरा दे। तो ये इस तरह की टीमें हैं, लेकिन अभी नहीं लगता। हालांकि कल कोई गलत मैच से धो सकता हूँ, क्योंकि क्रिकेट में देखिए 1983 में किसने सोचा था कि भारत जीत जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टीमें आमतौर पर आसपास की लेवल की ही रहती हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका, और तैयारी कर लीजिए, क्रिकेट देखने का समय आ रहा है, अभी है 10 दिन और।